चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर जो है हमने 12th एनसीईआरटी के पार्ट फर्स्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक टॉपिक्स थे, एक था चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दूसरा था कैपेसिटर्स, इन दोनों को कंप्लीट किया था। ठीक है, सो फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, उतना ही सिंपल, फ्रॉम सेम सेक्शन, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बहुत सारी बेसिक बातें डिस्कस कर रहे थे। सारी बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है वो हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी अगेन जो हमारा सेक्शन है, जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे भी उसी कंसेप्चुअल पार्ट का डिस्कशन हमें करना है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर में कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान से मतलब याद होगा तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो डिस्कशन था वो एक कंसेप्ट के सराउंडिंग में ही रखा था उसको, दैट वाज चार्ज। याद करेंगे आप तो लास्ट 20 डेज में जितने भी लेक्चर हुए थे हमारे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर, हर एक कंसेप्ट, हर एक पॉइंट, हर एक फॉर्मूला जो भी हम पढ़ते थे वो सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज से रिलेटेड था। अब जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी सिचुएशन जो है वो एग्जैक्टली सेम है। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगेन जो भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जो भी फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, वो सारा रिलेटेड रहेगा ओनली विद द चार्ज। ठीक है, चार्ज एंड रिलेटेड पार्ट से ही हमें डिस्कशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चार्ज मतलब क्या था ये सबको याद है, फिर से 2 मिनट में उसको रिवाइज कर लेते हैं। बोलो क्या होता है चार्ज मतलब? चार्ज क्या है? चार्ज एक टेंडेंसी है। चार्ज मतलब क्या है? एक टेंडेंसी है। किसकी? जिस बॉडी के पास चार्ज है उस चार्ज की, मतलब चार्ज खुद एक टेंडेंसी है। अगर किसी बॉडी को मिल गई, अब ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है दो टाइप के पार्टिकल्स के ऊपर, एक प्रोटॉन के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक प्रोटॉन के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एंड अगर ये चार्ज हम स्पेस में रख देंगे या फिर वो कहीं पे भी होगा, फिर वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो वो क्या करता है? खुद के सराउंडिंग में एक स्पेस बनाता है जिस स्पेस में ये चार्ज का इन्फ्लुएंस होता है। यानी दूसरा कोई चार्ज, एनी अदर चार्ज, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने का ट्राई करेगा तो ये उसको एंटर करने नहीं देता है, उसके साथ इंटरैक्ट होता है। और वो इंटरैक्शन डिपेंड करता है कि गिवन चार्ज की पोलैरिटी क्या है। अगर वहां पे पोलैरिटी ऑफ द चार्ज सेम है, मतलब लाइक चार्जेस आर देयर, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन उसकी जगह पे चार्ज की पोलैरिटी अगर अपोजिट टू ईच अदर है, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये जो इंटरैक्शन ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पॉसिबल है एक पर्टिकुलर स्पेस में चार्ज के सराउंडिंग में, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करके नेबरिंग चार्ज के साथ इंटरैक्ट करने की जो भी टेंडेंसी है उसी को अपन चार्ज बोलते थे। ठीक है, तो हमने देखा था कि बेसिकली पूरे सिलेबस में हम ये चार्ज को डिनोट करने वाले हैं, एक तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। ये जो चार्ज होगा उसका फॉर्मूला होने वाला है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, जहां पे N का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E का मतलब होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में Q इक्वल्स टू NE, यही हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसका बेसिक रीजन क्या है ये भी हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे नेचर में, अर्थ पे ही नहीं, मैं पूरे नेचर में बोल रहा हूं, यूनिवर्स में बोल रहा हूं, जब तक हमें नोन है, जहां तक हमें नोन है, कि हर एक जो मैटर बना है वो मैटर को बनाने वाले जो एटम्स है, उस एटम में 3 टाइप के पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें से नेचर में चार्ज वाली जो टेंडेंसी है बाय बर्थ वो होती है सिर्फ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के पास।
यानी किसी बॉडी को अगर चार्ज मिल रहा है, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर के प्रोटॉन के या फिर इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। यानी कि जब भी चार्ज प्रोड्यूस होगा, ट्रांसफर होगा, फ्लो होगा, चार्ज से रिलेटेड कुछ भी इंटरेक्शन अगर वहां पे हो रहा है, तो उसका मतलब इनडायरेक्टली वहां पे रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। इनको छोड़ के नेचर में किसी के पास ये टेंडेंसी है नहीं। हम किसी भी बॉडी को जब भी चार्ज बॉडी बोलते हैं, हमारा बोलने का इंटेंशन यही होता है कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक तो इलेक्ट्रॉन है, नहीं तो प्रोटॉन है। ये तो क्लियर हो गया कि पूरे नेचर में चार्ज सिर्फ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनके पास ये। इनको अगर छोड़ देंगे तो किसी को चार्ज के बारे में मालूम भी नहीं है, किसी के पास चार्ज है भी नहीं। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने प्रोसेसेस ऑफ चार्जिंग को पढ़ा था, वहां पे हम चार्ज करते थे बॉडी को, कैसे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार्जिंग बाय फील्ड इमिशन, चार्जिंग बाय थर्मो आयोनिक इमिशन। इस तरह की प्रोसेस हमने देखी थी, और हर एक प्रोसेस में हमें समझ में आता था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो भी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज विच इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर कभी भी अगर चार्ज डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए एक ही रीजन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये दो ही है। यानी व्हाइल डिस्कसिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, बाकी कोई भी कंसेप्ट आ रही है, कुछ भी हो रहा है, फिर आगे जाके हमें क्या करना है? ओम्स लॉ पढ़ना है। वहां पे हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर रेजिस्टेंस आएगा, देन रेजिस्टिविटी आएगी, देन रेजिस्टर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, देन बैटरी आएगी, देन सेल आएगा, देन सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल में आएगा। उसके बाद में हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें वहां पे व्हिटस्टोन्स मीटर ब्रिज देखना है, व्हिटस्टोन्स नेटवर्क देखना है, उसके बाद केल्विन्स मेथड देखनी है, देन पोटेंशियोमीटर देखना है, देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखना है, देन एमीटर देखना है, देन पोटेंशियोमीटर देखना है, ये सारे, देन वोल्टमीटर देखना है। ये सारे जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट में जो भी फेनोमेनन होने वाला है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ चार्ज होगा। चार्ज के सिवा कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी फेनोमेनन, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल सेटअप, कुछ भी काम का नहीं होगा जब तक हमारा डिस्कशन चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्चुअल पार्ट जो है, वो ऑलरेडी लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे बस कंसेप्ट फॉर्मूला इतनी बातें आने वाली है क्लियर? यानी कि करंट जो है वो मैंने अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है, लेकिन ये तो पहले क्लियर हो गया कि करंट के साथ में करंट की इलेक्ट्रिसिटी जब भी पढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा, दैट विल बी रिलेटेड विद चार्ज ओनली। चार्ज का मतलब ये आना चाहिए कि नेचर में जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है, जाता है, आता है, डेवलप होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर ऑफ दी चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, इनका एक्सचेंज, इनकी ट्रांसफर जो है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, इमिशन, ट्रांसफर एंड एवरीथिंग अबाउट चार्ज। है क्लियर सबको? चलो, है क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमने देख लिया कि चार्ज एंड रिलेटेड जब भी डिस्कशन होगा, उसको रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यही दो पार्टिकल्स होने वाले हैं। लेकिन यहां पे मैंने जब भी फॉर्मूला लिखा है Q इक्वल्स टू N इंटू E, यहां पे मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, यहां पे मैंने स्पेसिफिकली बोला है N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखना चाहता था, लेकिन ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, आज फिर से क्लियर कर देता हूं कि होता क्या है। हमारा जो नेचर है वो बना है मैटर से, मैटर, और मैटर बना है एटम से, और ये एटम बना है एक फिक्स स्ट्रक्चर से, जिसमें हमें मालूम है सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जिसके सराउंडिंग में गोल गोल घूमने वाले, रिवॉल्यूशन परफॉर्म करने वाले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये होती है, प्रैक्टिकल सिचुएशन ये होती है कि सारे जो प्रोटॉन से वो कहां पे छुपे हुए हैं? न्यूक्लियस के इनसाइड, और उसके सराउंडिंग में ये जो गोल गोल सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन के। इस पाथ के अलोंग इलेक्ट्रॉन अपनी मोशन परफॉर्म करने वाला है।
यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जो एटम की साइज होती है ये है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर साइज, यानी उसकी रेडियस। एंड एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इसकी रेडियस होती है 10 टू द पावर -15 मीटर। यानी किसी भी मैटर का कोई भी एटम होगा, उस एटम का जो भी न्यूक्लियस होगा वो एटम के स्ट्रक्चर से 1 लाख टाइम्स छोटा होगा। हर बार हर एक एटम से उसका न्यूक्लियस 1 लाख टाइम्स छोटा होगा। मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैंने माइक्रोस्कोप से देखा और मुझे अगर इतना बड़ा एटम दिख रहा है तो ये न्यूक्लियस होगा। कौन सा न्यूक्लियस होगा? मैं उसको डॉट से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। इतना छोटा सा न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर छुपे हुए हैं सारे प्रोटॉन्स। ये पहली बात। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे है? ये तो एटम के आउटर मोस्ट सेल में भी होते हैं ना। वैलेंस शेल जो है, जो एक्सट्रीम बाउंड्रीज ऑफ द एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे भी अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे भी अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर भी अवेलेबल है। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर छुपे हुए नहीं है, वो न्यूक्लियस के बाहर आराम से घूम रहे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे अराउंड द न्यूक्लियस। ये पहली बात होगी। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट कनेक्टेड स्टेटमेंट आता है, देखो, जिसमें बोला जाता है कि ऑल द प्रोटॉन्स आर बाइंडेड टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एटम के सेंटर में, कोर में जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर के जो प्रोटॉन्स है उनको पकड़ के रखने वाला एक फोर्स है जिसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ऐसे बोला जाता है कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स या फिर नेचर। इससे स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स आज तक टिल डेट हमें तो मालूम नहीं है। कितना स्ट्रांग है? इतना स्ट्रांग है कि हमारी खुद की हिम्मत नहीं है आज तक इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके कि न्यूक्लियस के अंदर घुस के प्रोटॉन को बाहर निकाले। समझ में आ रहा है ना? वहां पे स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रही है रेडियो एक्टिविटी वाली, फिर वो आर्टिफिशियली वो नेचुरल है, तो वो अल्फा पार्टिकल या फिर प्रोटॉन को खुद इमिट कर सकता है, लेकिन हम जाके न्यूक्लियस के बाहर उसको उठा के लेके नहीं आ सकते। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अब बात क्या है उसको समझो। न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन है, उनको पकड़ के रखने वाला इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यानी ये तो क्लियर हो गया, न्यूक्लियस के बाहर कभी भी कोई भी प्रोटॉन किसी भी हालत में नहीं आएगा, हम उसको लेके नहीं आ सकते। अगर वो न्यूक्लियस के बाहर ही नहीं आ रहा है तो हमारे कुछ काम का ही नहीं होगा। अब आते हैं हम करंट की डेफिनेशन के ऊपर। अब करंट की डेफिनेशन सबको मालूम है, ठीक है? कोई बोल सकता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। वेरी गुड, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, या फिर उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पर यूनिट टाइम को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो भी चार्ज का फ्लो होने का रेट है, यानी फ्लो होने वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम जिसमें चार्ज फ्लो हो चुका है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा आज का टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारा जो एजम्पशन है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? हमारा लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। मतलब हमने जब चार्ज का डिस्कशन शुरू किया था और कैपेसिटर के ऊपर आके हम रुक गए, तब तक के सारे पॉइंट के डिस्कशन में हमारा चार्ज मूव ही नहीं हो रहा था और वो कहां पे था? एक ही पोजीशन पे था, एक ही पॉइंट पे था। फिर हम उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे थे, उसको पूरी तरह से पढ़ लिया। अब जाके इस टॉपिक में हम चार्ज को अजिबात रुकने नहीं देंगे, एक जगह पे बैठने नहीं देंगे, उसको कंटिन्यूसली हम क्या करने वाले? फ्लो करने वाले हैं। यानी देखो, चार्ज की स्टडी करने की मेथड हमने यहाँ पे डिसाइड की है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर में हमने देखा कि वो अगर रेस्ट में है तो वो क्या क्या कर सकता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, पोटेंशियल अप्लाई कर सकता है, फोर्सेस अप्लाई कर सकता है, इंटेंसिटी डेवलप कर सकता है, एंड डिफरेंट सिचुएशंस में वो एनर्जी स्टोर कैसे करता है। एंड ये सारे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी डिफरेंट बॉडीज से, चार्ज बॉडी से रिलेटेड एप्लीकेशन थे, उनका डिस्कशन हमने कर लिया था।
यहां पे हम क्या करेंगे, अब उसी चार्ज को मोशन में सेट करेंगे, एंड ये चार्ज मोशन में सेट होने के बाद हमारा क्या क्या काम होता है, हमारे क्या फायदे होते हैं, हम कैसे नेटवर्क बनाते हैं, ये सारा कंसेप्ट हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि कंसेप्ट वही होगी जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे, बस डिफरेंस क्या होगा, वहां पे चार्ज को एक जगह पे स्टेशनरी रखा था, यहाँ पे चार्ज को हम मूव कराएंगे। अब चार्ज को मुझे मूव करना है, लेकिन चार्ज कहां से मूव होगा, हवा से मूव होगा क्या, हो सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल हमें कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, एज्यूम कर सकते हैं लेकिन स्टडी नहीं करेंगे। हमारे बेसिक स्टडी का पार्ट वो होगा जहां पे कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से ये सारे चार्जेस फ्लो होंगे, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से ये चार्जेस फ्लो होंगे, और उसको हम कंसीडर करेंगे कि चार्जेस आर फ्लोइंग थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कब, व्हेन कंडक्टर इज अप्लाइड अक्रॉस विथ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज एक्चुअल में फ्लो होगा, खरोखर तो फ्लो होना रहे, यहाँ पे कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, एक एंड से दूसरे एंड पे वो फ्लो होने वाला है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई भी मेटेलिक पार्ट ले लो, स्विच बोर्ड में इंसर्ट करो, स्विच ऑन करो, यू विल फाइंड दैट जो स्विच बोर्ड में चार्जेस थे वो उस कंडक्टर में से फ्लो होके आपके बॉडी में आ गए, फिर यू विल एक्सपीरियंस शॉक, शॉक लग गया हमें, और शॉक लगने के बाद हाथ मत निकालो, उसको ऑब्जर्व करो, फील करो, यू विल फाइंड दैट, क्या फाइंड करेंगे, शॉक तो लग रहा है, लेकिन शॉक लग रहा है मतलब क्या हो रहा है कि हमें समझ में आ रहा है कि जिस मेटेलिक पार्ट को हमने पकड़ा था वहां से, उसी हाथ में से कोई तो वाइब्रेशन हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं, और वो हमारे बॉडी से अर्थ तक, ग्राउंड तक जा रहे हैं। हमारा आपल्याला या हाताला जाणवणार नाही वाइब्रेशन, हम सिर्फ जिस हाथ में पकड़ा था ऑब्जेक्ट वहां से वाइब्रेशन आ रहा है, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, जास्त वेळ फील घेऊ नका, चांगला नसतो आरोग्यासाठी। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सर्टन वाइब्रेशंस आर एंटरिंग इन आवर बॉडी, वाइब्रेशंस आर एंटरिंग इन आवर बॉडी। ये क्या वेव था क्या, वाइब्रेशंस आ गए और हमें समझ में भी आ गया, तो ये वाइब्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे थे जो हमारे ब्लड फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, इसलिए हमें समझ में आ रहा था कि वहां पे ब्लड फ्लो के जो डायरेक्शन थी उसको अपोज करने वाला कोई तो वाइब्रेशन बॉडी में एंटर कर रहा है, एंड दैट वाज नथिंग बट द चार्ज, जिसको हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हर बार इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर करने वाले हैं, जब तक मेटेलिक कंडक्टर की बात चलेगी तब तक। ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रोटॉन तो है न्यूक्लियस के इनसाइड, उसको बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है, मतलब वो खुद भी बाहर नहीं आएगा, हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो फ्लो होने की बात ही नहीं होती है। देखो, जब भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वहां पे फ्लो होने वाले चार्जेस ये इंडिपेंडेंट चार्जेस होते, सेपरेट चार्जेस होते। ऐसा नहीं है कि या एंडचे ऍटम उठले आणि त्या एंडच्या ऍटमकडे गेले। ठीक आहे, असं अगर एका ऍटमकडून दुसऱ्या ऍटमकडे एक ऍटम अगर मूव होत असला असता, तो वहां पे फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल सारी प्रॉपर्टीज, सारा स्ट्रक्चर कंडक्टिंग मटेरियल का चेंज हुआ होता, लेकिन प्रैक्टिकली वैसे होता नहीं है। मतलब एटम एंड एटम के साथ बाउंडेड जो भी चार्जेस है, उनका हमारे करंट में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये करंट फ्लो होते टाइम ये चार्जेस जो फ्लो होंगे, इतना तो क्लियर है कि वो प्रोटॉन नहीं होंगे, किसी भी हालत में नहीं होंगे, मैंने आपको बोल दिया है कि वो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आगे सवाल आता है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जब हम नेचुरल स्टेट देख रहे हैं, नॉर्मल स्टेट देख रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले इलेक्ट्रॉन को किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी मतलब पाथ पे जाने के लिए अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यानी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्स इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये सिचुएशन यहां पे है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी कंडक्टर में से फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जब भी कंडक्टर के सरफेस से ट्रैवल होता है, वो ट्रैवल हो रहा है मतलब चार्जेस ट्रैवल हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो रहे हैं, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होते हैं, उनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी यहां तक के डिस्कशन से आपको एक कंक्लूजन निकालना है कि एटम के प्रोटॉन भी, एटम के इलेक्ट्रॉन भी आपल्या काहीच कामाचे नसतात। प्रोटॉन तो बाद में भी काम में नहीं आ सकते, उसको अपन न्यूक्लियस के बाहर ही निकाल नहीं रहे, उसका काम छोड़ दो, बचा कौन,
इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन में भी जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहे हैं वो हमारे काम के नहीं है। हमारे काम का कौन है? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, कुछ लेना देना नहीं है, उसके बाप का राज चल रहा है, ऐसा इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे चाहिए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, उसकी कंडीशन समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। देखो कि हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सराउंडिंग में जब भी रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है उसे 1% भी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चक्कर मारने के लिए। लेकिन बेचारे की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? सेम बैकग्राउंड, सेम स्ट्रेटेजी हम ग्रेविटेशन में देख चुके हैं कि हमारा जो मून है, आपल्याला एवढं आवडतो मून, तो वो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि अर्थ से मुझे इतने मानने वाले लोग हैं फिर मैं अर्थ के सराउंडिंग में घूम रहा हूं, ऐसे नहीं है। बस उस बेचारे की मजबूरी है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पकड़ के रख रहा है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स मून इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। अगर उस मून को और थोड़ी एनर्जी मिल गई जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर सकता है, वो भी बेचारा स्पेस में घूमने के लिए निकल जाएगा जहां पे उसका मन कर रहा है वहां पे। सेम सिचुएशन ये इलेक्ट्रॉन्स की होती है। सेम सिचुएशन ये इलेक्ट्रॉन्स की होती है कि इनको न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चक्कर मारने के लिए कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन मजबूरी है उनकी कि उनके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रीमली लो है, बहुत कम है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट एनर्जी, मतलब हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ना बोर्स थ्योरी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, ये एनर्जी वैरी होती जाएगी। और उसमें हमने देखा था कि जो आउटर मोस्ट शेल में घूमने फिरने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है, दे आर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। दे आर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी सबसे कम है, लीस्ट है। आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इट्स एनर्जेटिक वन, सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी है। लेकिन उसके पास और थोड़ी एनर्जी कम है जिससे वो फ्री हो सकता है। लेकिन उसके दिमाग में वही चल रहा है कि एक बार थोड़ी एनर्जी मिल गई इस फोर्स के साथ, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, एक बार इसको ओवरकम कर लिया, इस एटम को कायम का छोड़ देंगे, ठीक है, उसके पास वापस फिरकेंगे नहीं। ये इस इलेक्ट्रॉन के, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के दिमाग में होता है। अब कंडीशन क्या होती है, ये रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन के पास है एनर्जी लेकिन वो कम है। अगर इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स और थोड़ी एनर्जी दे देगा तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को खा लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एंड ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करके क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और वो बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, कौन देगा एनर्जी? तो इसको जो एनर्जी मिलती है, वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, लेकिन नेचुरली दो सोर्सेस है जिससे ये इजीली एनर्जी गेन कर सकता है। उसमें एक है लाइट, दूसरा है हीट। एक है लाइट, दूसरा है हीट। अब हमें मालूम है लाइट मतलब क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट मतलब क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोनों भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन शांत नहीं बैठता, फिर क्या करता है, वो क्या बोलते हैं उसको, आंदोलन करता है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। उसके अट्रैक्शन को ओवरकम करके फ्री होने के लिए वो क्या करता है, अपने पोजीशन से उड़िया मारने लगता है, जंप करता है। और एटम की स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है इसको अपन कंसीडर करते हैं वैलेंस बैंड। इसके सराउंडिंग में एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसको अपन बोलते हैं सीबी। सीबी मतलब कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मतलब एक्चुअल कोई बैंड नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां तक एप्लीकेबल रहेगा, इसकी ये मैक्सिमम बाउंड्री लिमिट है। यानी एक बार अगर इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में एंटर कर गया तो उस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में आ गया तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब सिचुएशन होती क्या है, देखो कि जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनर्जी गेन करके एक्साइट होते हैं, जंप करते हैं, एंड जंप करके ये कंडक्शन बैंड में एंटर करने का ट्राई करते हैं। और कंडक्शन बैंड में एंटर करने के बाद, मतलब एंटर करने को वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या होती है, देखो अगर वो मटेरियल कंडक्टर है, अगर वो मटेरियल कंडक्टर है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो जंप करना
ट्राई कर रहे थे, चाह रहे थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में एंटर करते हैं। क्यों एंटर करते हैं? उसका रीजन ये होता है कि जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है, इन केस ऑफ कंडक्टर, ये वैलेंस बैंड एंड ये कंडक्शन बैंड है, तो इन केस ऑफ कंडक्टर एक तो ये एक दूसरे में इस तरह से ओवरलैप होते हैं, थोड़ा धक्का मारला तरी पण इलेक्ट्रॉन फ्री, इस तरह की सिचुएशन होती है, या फिर इनके बिटवीन का जो गैप है वो एकदम छोटा होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है, उड़ी मारली गेला इलेक्ट्रॉन कहां पे? फ्री होने के लिए। और इसी का रीजन है, यही रीजन की वजह से सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट उनके सरफेस से फ्री होता है। ठीक है, जैसे कंडक्टर को अपन डिफाइन करते थे जब छोटे थे 10वीं तक, तब कि मटेरियल विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सरफेस इज कॉल्ड एज कंडक्टर। लेकिन वो कंडक्टर नहीं है, वो अलाउ क्यों करता है उसका रीजन अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो सही में कंडक्टर बनेगा। और उसका रीजन है कि the material on the surface of which free electrons are present in large number in abundant are called as conductors। और ऐसे क्यों होता है उसका रीजन है कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का सेपरेशन जो है इन केस ऑफ कंडक्टर एक तो नेग्लिजिबल है, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, या फिर इतना स्मॉल है कि इजीली कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से जंप करके कंडक्शन बैंड में एंटर कर सकता है, आ सकता है। ठीक है, और सेम सिचुएशन अगर अपन इंसुलेटर से रिलेटेड देखेंगे तो इंसुलेटर्स में होता क्या है, बस एक सिचुएशन चेंज होगी। अगर कंडक्टर की जगह पे हम इंसुलेटर लेके आएंगे तो ये इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है एंड उसके बाद में ये जो कंडक्शन बैंड है, इनके बिटवीन का सेपरेशन इतना लार्ज होता है कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर ली, फिर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड तक जंप करके नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है उसको। ठीक है, इसलिए इंसुलेटर के सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट को वो कंडक्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए अगर मैं इस चॉक को स्विच बोर्ड में इंसर्ट करके स्विच ऑन करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस एंड से इस एंड तक करंट को लेके आने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं इसके पास है ही नहीं। इसकी जगह पे अगर मैं कोई खिड़ा मेटेलिक नेल लूंगा, स्विच बोर्ड में इंसर्ट कराऊंगा, तो क्या होगा, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, सारे इलेक्ट्रॉन एकदम खुशी से मेरे अंदर इलेक्ट्रिक करंट को लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर का बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड ये होती है कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब हमें क्लियर हो गया कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से फ्लो होगा, जब भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से फ्लो होगा, तो इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो भी चार्जेस इन्वॉल्व है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, इससे रिलेटेड ये पूरा डिस्कशन था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री स्टेट में कंडक्टर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन कर लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा इलेक्ट्रिक करंट का नोटेशन, इसको हम डिनोट करते हैं आई और आई से, कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q अपॉन T। लेकिन अगर हमें वही करंट इंस्टैंटेनियस लगेच पाहिजे तो I इंस्टा बनता है dq बाय dt। एक्चुअल में ये I इंस्टा ऐसे होता है, लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा q बाय डेल्टा t, यानी इतने ही छोटे टाइम इंटरवल में चार्जेस का फ्लो कैलकुलेट करेंगे कि वो टाइम 0 के नियर अबाउट है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लिमिट का सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे डिफरेंशिएशन में करते हैं, एंड ये डिफरेंशिएशन का एक ही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि अगर जो वेरिएबल है हर बार ये वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ t रहेगा करंट की केस में, क्योंकि डिनोमिनेटर में dt है, तो हमें क्या करना है, बस पावर से मल्टीप्लाई करके पावर में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय 0.2 t क्यूब प्लस 10, देन कैलकुलेट द करंट एट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। अब ये करंट जो निकालना है वो हमें निकालना है इंस्टैंटेनियस करंट। तो एज पर एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट कैलकुलेट करने के लिए ये चार्ज का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब d बाई dt ऑफ q करेंगे, यानी कि d बाई
dt ऑफ 0.2 t का क्यूब प्लस 10 करेंगे। यानी अब देखो सेम रूल, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 0.2 बनेगा 0.6, पावर में से एक गया मतलब t स्क्वायर 1.2 प्लस 10 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। t को बोला था 4, सॉरी t का स्क्वायर होगा 4 इंटू 0.6 मतलब 2.4 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए बोली है तो। अभी हमने चार्ज को भी देखा था कि चार्ज होता है Q इक्वल्स टू N इंटू ई, यानी कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा I इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। I इक्वल्स टू बनेगा N इंटू ई अपॉन टी, वेयर N इज द क्या N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको किसी भी एग्जाम में प्रोवाइड नहीं करेंगे। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10. वेरी गुड। तो मुझे बोलो कि अगर कोई कंडक्टर है उसके सरफेस के ऊपर से 2 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है फॉर 2 सेकंड, यानी कि वहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर को क्रॉस कर रहे हैं? If I is equals to 2 ampere, t is equals to 2 second, then calculate the number of electrons which are flowing through the surface of conductor. 2.5 into 10 to the power 19 Plus 9 minus 9. plus 19. Very good. चलो करो, बाकी लोग भी करो। क्या होगा यहाँ पे? हमें मालूम है करंट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू NE बाई टी। हमें N चाहिए तो N बनेगा I इंटू टी अपॉन ई। डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर इधर जाके डिनोमिनेटर बन गया। तो करंट दिया है कितना? 2, टाइम भी 2, 2 मतलब 4, ई है 16 यानी 1.6 था, मैंने उसको 16 लिखा। ऐसे क्या देखो, ई है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और मैं इसको लिख रहा हूं 16 इंटू 10 की पावर कितनी होगी फिर? हाउ मच? डेसिमल राइट में शिफ्ट हुआ तो 1 से बढ़ेगा, मतलब ये बनेगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 20, ऊपर आके बन गया प्लस 20, तो ये बना 1/4। 1/4 यानी 0.25 इंटू 10 की पावर 20, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे 25 इंटू 10 की पावर 18। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं जब 2 एम्पीयर इतना करंट फ्लो हो रहा है विद इन 2 सेकंड? पढ़ लो। यस सर। ओके, अगर आपको सेम सिचुएशन में इस तरह की भी कंडीशन दी जाती है कि आपको करंट मालूम है एंड इंस्टेंटेनियस टाइम में से फ्लो होने वाला करंट मालूम है, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो होगा वो कैलकुलेट करने के लिए आप बोला जाता है, तो हम वहां पे Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt ये वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जहां पे लिमिट्स होगी फ्रॉम T1 टू T2। मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम में करंट मालूम है, पर्टिकुलर 1 सेकंड में, 3rd सेकंड में, 4th सेकंड में, एंड एक एवरेज टाइम 0 से 8 सेकंड, इतने टाइम में फिर कितना चार्ज टोटल फ्लो होगा वो अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? करंट के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आपको बोला है कि करंट इज गिवन बाय 4t + 5, देन कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम 1 to 4, 1 सेकंड के बाद में एंड 4 सेकंड तक कितना चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से फ्लो होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे डेरिवेटिव का एक ही फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड होता है, वैसे इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। कौन सा? जो डेरिवेटिव में करते थे उसके एग्जैक्ट उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखता हूं, जिसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है हमें पहले उसकी पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा एंड उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे Q कैलकुलेट करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 4t + 5 dt, लिमिट्स होगी फ्रॉम 1 to 4, 1 2 का 4, तो Q बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 4 4t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
5 dt 1 to 4. काय केलं मी याच्यामध्ये फक्त प्लस साइन था इसलिए इंटीग्रेशन को सेपरेट किया. देविका करेक्ट है. अब यहाँ पे 4t का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो. चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं आगे का पार्ट. 4t का इंटीग्रेशन t रेस टू 1 है और 1 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 4t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सिर्फ 5 है. 5 अगर इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे तो वो बनेगा 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt. अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू टी रेस टू 0 dt. अब t रेस टू 0 यानी क्या है 1 है. एनीथिंग रेस टू 0 1 आता है. यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रूल अप्लाई करेंगे पावर में 1 ऐड करो 0 प्लस 1 1 अपॉन 1 यानी ये बन गया 5 इंटू टी. ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है. कांस्टेंट के साथ हमें वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. लिमिट से फ्रॉम 1 to 4. अब लिमिट कैसे पुट करते हैं. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट. तो क्या होगा पहले t को 4 बोलो 4 स्क्वायर 16 16 into 4 64 64 upon 2 32 हाँ 32 वेरी गुड 32 प्लस 5 into 4 20 20 माइनस. अब लोअर लिमिट चाहिए. लोअर में t1 है 4 by 2 2 5 into 1 1 सॉरी 5 into 1 5. तो ये बनेगा 32 plus 20 52 minus 7 यानी 45 क्या कूलम. यानी देविका के दोनों आंसर रॉन्ग थे. 45 कूलम दिस विल बी द चार्ज. यस आकांक्षा करेक्ट है. वेरी गुड. है क्लियर सबको. तो ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर आपको करंट कैलकुलेट करने को बोलते हैं डरने का नहीं. वहां पे एक ही फॉर्मूला है उसको ही अप्लाई करने का है. बाकी पूरी बात जो है पूरा पार्ट जो है इट विल बी सेम. अब यहाँ पे करंट के हमें दो फॉर्मूले मिल गए. एक I इक्वल्स टू क्यू बाई टी है जिसको अपन इंटीग्रल के फॉर्म में एंड डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद में Q इक्वल्स टू एनी पुट करके बन गया I इक्वल्स टू एनी अपॉन टी. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आता है एम्पियर. मीन टाइम्स आपको मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर नैनो एम्पियर पिको एम्पियर इस तरह के फॉर्म में आपको ये यूनिट्स दे सकते हैं. तो मिली बोला तो 10 की पावर -3 लिख दो एम्पियर बनेगा. माइक्रो बोलेंगे तो -6 लिख दो एम्पियर बनेगा. नैनो बोलेंगे तो -9 लिख दो एम्पियर बनेगा. पिको बोलेंगे -12 लिख दो एम्पियर बन जाएगा. ठीक है. ये कन्वर्जन हमें इस टॉपिक में काम में आने वाले हैं. उसके साथ में इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स यही हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं. एक केस में जब आएगा एनर्जी मीटर पढ़ाऊंगा तब हमें 1 यूनिट जब रिक्वायर्ड है तब हम वहां पे एम्पियर को दूसरे फॉर्म में वैट आवर के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड उसके यूनिट्स. इसके साथ में हमें और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड होता है जो एकदम प्रैक्टिकल नेचुरल केस है. दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. यानी कि अभी हमने जो डिस्कशन किया था उसमें हम वही एक्सप्लेन कर रहे थे कि हर एक एटम में क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं. इस तरह का न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. तो हमें मालूम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको अगर कैपिटल टी इतना टाइम लग रहा है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए तो हम उसको बोलेंगे पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इस सर्कुलर पाथ की रेडियस हमने कैपिटल आर ली है तो आर बनेगी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ सीपी सर्कुलर पाथ. देन यहाँ पे हमें मालूम है कि जो एफ यानी फ्रीक्वेंसी है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम. तो ये बन जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला यूज किया था पहला वाला वो है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. लेकिन यहाँ पे अगर Q का मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल टी. वेयर कैपिटल टी का मतलब
पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये दिया गया है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पीरियोडिक टाइम दिया गया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके आगे हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है तो उसकी स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब सर्कुलर पाथ का टोटल डिस्टेंस मतलब होता है सरकमफरेंस, तो v बन गया 2 पाई r अपॉन टी। यहां पे अगर थोड़ा सा एक्सचेंज कर देंगे तो t इक्वल्स टू बनता है 2 पाई r अपॉन v। t इक्वल्स टू बनता है 2 पाई r अपॉन v। अगर ये t यहां पे पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला मिलेगा I इज इक्वल्स टू EV अपॉन 2 पाई r। अब ये यहाँ पे 1 अपॉन v था, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया EV अपॉन 2 पाई r। एंड यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये बनेगा I इक्वल्स टू E इंटू एफ। तो इतने सारे फॉर्मूले हम इन टर्म्स ऑफ मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहां से हमें मालूम होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। यहाँ पे v का मतलब क्या है, पोटेंशियल नहीं है, स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, r का मतलब रेडियस, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अवे जाएगा फ्रॉम न्यूक्लियस वैसे वैसे ऑर्बिट की रेडियस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऑर्बिट की रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट कम होता जाएगा। है क्लियर? सर सर I इज इक्वल टू E बाई टी कैसे आया वो बताओ ना एक बार। क्या? I इज इक्वल हाँ, बाई टी कैसे आया? काय का साल I इज इक्वल टू E बाई टी कैसे आया? I का करंट का फॉर्मूला ही है बेटा, वो चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है एंड टी का मतलब टाइम है। Q बाई टी को E बाई टी लिखा है बस। यस सर। चलो, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंड फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years मेनी टाइम्स सेम पार्ट के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन दिस पार्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन करंट डेंसिटी, देन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ठीक है। ये 3-4 कंसेप्ट रिलेटेड जो बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, बहुत बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एकदम सिंपल है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी यहाँ पे देखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के सरफेस से फ्लो हो रहे हैं, वही अकेले रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए थ्रू द मेटल सरफेस। अगर बात लिक्विड की करेंगे तो वहां पे फ्री आयंस होते हैं, सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। एयर देखेंगे तो वहां पे भी क्या होता है, आयंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पे चार्ज कैरियर्स बोला जाता है, मतलब करंट को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में ध्यान से देखेंगे तो हमने स्टार्ट से ही देखा है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी दे आर मोस्ट एनर्जेटिक वन। अब ये एनर्जेटिक क्यों हो गए देखो, सबसे पहले जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, उनकी एनर्जी ज्यादा थी, उन्होंने और एनर्जी गेन कर ली, और एनर्जी गेन करने के बाद वो जंप करके कंडक्शन बैंड में आके फिर उसके बाद फ्री हो गए। यानी जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उनके कंपैरिजन में ये फ्री वाले इलेक्ट्रॉन जो है इनकी एनर्जी ट्रेमेंडसली हाई होती है। अब इस हाई एनर्जी का फ्री होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन करेंगे क्या, एकदम मनसोक्त आयुष करण्यासाठी वो उसको यूटिलाइज करेंगे। कैसे? वो पूरी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन को मिली थी फ्री होने के बाद, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके ये फ्री इलेक्ट्रॉन मोकाट सारखे रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन कोण पण कुठं पण कधी पण कसं पण मूव व्हायला स्टार्ट करेल, और वो फ्री होंगे, वो मूव होने वाले हैं, ठीक है। वही सिचुएशन अगर हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि सपोज अगर अंडर माइक्रोस्कोप मैं किसी भी कंडक्टर का सरफेस अगर देख रहा हूं, ये कंडक्टर है
और ये कंडक्टर का अगर सरफेस है तो इसके ऊपर जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मोशन में होंगे एंड इस मोशन को अपन बोलते हैं एज ए रैंडम ओरिएंटेशन, यानी मोकाट सारखं कोण पण कुठं पण कधी पण कसं पण अशा पद्धतीनं हे मूव होणार है। ठीक है, ये सिचुएशन होती है किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, ये सिचुएशन होती है किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर। मतलब कोई भी कंडक्टर आपको दिया गया है और उस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर अगर नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट मतलब बिफोर एप्लीकेशन ऑफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन की कंडीशन देखेंगे तो वो इस तरह से अलाइन होते हैं, किसी को किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, घूम रहे अपने अपने मूड से, जहां मन किया जिस डायरेक्शन में मन किया वो इस तरह, मतलब इस तरह से रैंडम ओरिएंटेशन के साथ अपनी मोशन रैंडमली परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है क्लियर सबको? अब इसमें होता क्या है देखो, इनके रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन वन डायरेक्शन बिकम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब वो हॉरिजॉन्टल के लिए भी एप्लीकेबल होगा और वो वर्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल होगा इन एनी डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी नेट करंट यहाँ पे फ्लो होता है दैट विल बिकम जीरो। इसलिए कोई भी मेटेलिक कंडक्टर को लो, जैसे कि यहाँ पे एक मेटेलिक कंडक्टर पड़ा है, मैंने उसको टच किया, हमारे बॉडी में कोई इलेक्ट्रॉन एंटर ही नहीं कर रहा है, त्यांचं सुधरत नहीं है, वो अपने बॉडी में कैसे आएंगे? मतलब वो रैंडम ओरिएंटेशन से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं और वहां पे नेट करंट की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो बन रही है। आपले आपले भांडणे त्यांचे कोणालाच कुठं जाऊ देत नाहीये। दैट्स व्हाई नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सरफेस ऑफ कंडक्टर बिफोर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। ये सिचुएशन होती है। अब आगे जाके होगा क्या, अगर इस कंडक्टर को हमने हमारे लिए यहाँ पे अप्लाई करना है किसी सर्किट में या फिर कंडक्शन के पर्पस के लिए, तो होता क्या है देखो, सेम कंडक्टर का सरफेस होगा, बस हम क्या करेंगे उस कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस एक तो बैटरी से अप्लाई करो या फिर स्विच बोर्ड में से डायरेक्ट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन जनरल करंट इलेक्ट्रिसिटी ये टॉपिक पढ़ते टाइम हम सेल का बैटरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया अक्रॉस द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो उससे होता क्या है देखो, उससे ये होता है कि ये सारे जो एरोज में आपको शो कर रहा हूं, ये है कौन, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन है मतलब उसके ऊपर का जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, तो उसमें कोई चेंज यहाँ पे होने वाला नहीं है एंड उस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रैंडम ओरिएंटेशन में अपनी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, यानी ये निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे जो सारे रैंडमली मूव होने वाले निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन थे उनको प्रेशराइज करेगा, उनको रिपेल कर देगा। एट द सेम इंस्टेंट ये पॉजिटिव टर्मिनल सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पहले फ्री हुआ करते थे, मुकाट सारखे इकडे तिकडे सगळीकडे फिरत असतात, उनको अब कंडीशन ये हो गई, आगे से पॉजिटिव टर्मिनल खींच रहा है, पीछे से नेगेटिव टर्मिनल पुश कर रहा है, तो इनके पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है और इनकी सिचुएशन ऐसे बनती है कि दोन्हीकडून एक पुढे ओढतोय एक मागून ढकलतोय और इस तरह की सिचुएशन बनने की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। सारे मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में अलाइन होते हैं और इनकी अलाइनमेंट की फ्लो होने की डायरेक्शन ऑलवेज होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक करंट पहले जो जीरो हुआ करता था वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो बनेगा, यानी यहाँ पे हमें करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। और हमने डिसाइड किया है कि कॉन्वेंशनल करंट का फ्लो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे वो होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में यहां से क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट फ्लो कराने की ये इसेंशियल कंडीशन है, हमें कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, हमें कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होगा, देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया था उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है दे विल एक्सपीरियंस फोर्स,
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ली, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ली, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय E इंटू कैपिटल E। अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स बनेगा चार्ज इंटू ई। यहाँ पे चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फोर्स जो एक्ट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो बन गया स्मॉल ई इंटू कैपिटल। लेकिन इन जनरल हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ यहाँ पे जो फोर्स होता है वो होता है एम इंटू ए, यानी फोर्स के मुझे यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल गए, दोनों की एक साइड सेम है, अनदर साइड को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ये बनेगा एम ए इक्वल्स टू ई इंटू कैपिटल ई, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गया E इंटू कैपिटल E अपॉन M, where small e is the charge on electron जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, कैपिटल E is the electric field which is applied and by virtue of that electrons are performing motion in unidirection, m is the mass, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, m is the mass, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 की पावर -31 kg। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, आगे हमें इसको बहुत बार यूज करना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगे, कब, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था और करंट फ्लो हो रहा था तब का यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो मिल गया स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। बट हमें मालूम है कि अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर टाइम इंटरवल टी, तो यहाँ पे हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। लेकिन हमारे लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, देखो एक्चुअल में 0 नहीं थी, लेकिन वो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से नेट इनिशियल वेलोसिटी 0 ही बनती थी, इसलिए हम जो करंट की सिचुएशन कंसीडर कर रहे थे वहां पे तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही थी, यानी मुझे ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसको मैं vd बोलने वाला हूं, vd अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको बोला जाता है एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी vd इक्वल्स टू a इंटू टी, a का मतलब स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू t का मतलब है टाउ, और ये टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या है, होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा रहे हैं तो ये आगे से आने वाले इलेक्ट्रॉन, आगे का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ कोलाइड होते हैं, और करंट की इंस्टेंटेनियस करंट की जो सिचुएशन है वो हम दो कोलिजन के बीच में जो मोशन है उसी के दौरान हम कंसीडर करते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होने वाला है उस कोलिजन का जो भी टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक कोलिजन हो गया उसके बाद दूसरा कोलिजन होने से पहले इसके इन बिटवीन जो टाइम है उसको अपन रिलैक्सेशन टाइम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन का जो भी टाइम इंटरवल है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो बोर्ड पे आपको जो दिख रहा है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा है जिसमें हमने एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इनके लिए यहाँ पे फॉर्मूले देखे हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब थोड़ा और डिस्कशन आगे बढ़ाना है, उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी मतलब व्हाट इज करंट डेंसिटी? यस, करंट डेंसिटी, कम ऑन फास्ट। जैसे मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे करंट डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो करंट डेंसिटी मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया,
of the cross section of the conductor. It is denoted by J. It is given by J is equals to I by A. ठीक है, J इक्वल्स टू, J मतलब करंट डेंसिटी यहाँ पे, जिसका फॉर्मूला है I by A, मतलब करंट पर यूनिट टाइम, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, करंट फ्लो पर यूनिट टाइम नहीं है, करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी. ठीक है, करंट अपॉन एरिया. अब ये करंट अपॉन एरिया जो है बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है और उसका वेक्टर फॉर्म इस तरह से होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू होता है J वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक करंट बनता है J इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा. यानी इलेक्ट्रिक करंट अगर गिवन एरिया को नॉर्मली पास नहीं कर रहा है, ठीक है, ये एरिया है जिसको अपन A बोल रहे हैं, एरिया का नॉर्मल इधर है और ये अगर फ्लो होने वाली J की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे J इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे J की डायरेक्शन मतलब ये करंट की डायरेक्शन होगी. ठीक है, करंट के डायरेक्शन में ये J एक्ट होता है. तो ये अगर नॉर्मली पास होता है करंट तो उस केस में थीटा 0 बनेगा, कॉस 0 इज 1 होगा, यानी I बनेगा J इंटू A या फिर J बनेगा I बाय A. और ये करंट डेंसिटी जो आपको दिख रही है इसका ऐसा यूनिट बनेगा करंट यानी एम्पियर, एरिया यानी मीटर का स्क्वायर. ठीक है, ये हो गई करंट डेंसिटी. अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सिचुएशन हम कंसीडर करने वाले हैं और इस सिंपल सिचुएशन में हमें क्या करना है, एक कंडक्टर यहाँ पे कंसीडर करना है और ये जो कंडक्टर है यहां से हम कंसीडर करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, L है. कंडक्टर दिया है और उसकी लेंथ कितनी है, L है. और यहाँ पे आपको स्मॉल n बोला है, स्मॉल n का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट वॉल्यूम, यानी स्मॉल n बनेगा कैपिटल N अपॉन V. अब अगर ये कैपिटल N अपॉन V हो गया तो कैपिटल N का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड V का मतलब यहाँ पे होगा वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होगा एरिया इनटू लेंथ. ठीक है, तो इस तरह की एक सिचुएशन हमने कंसीडर की है. कोई भी कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो होने वाला है एंड करंट फ्लो होते टाइम क्या क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है. इसलिए उस कंडक्टर की लेंथ आ गई L, इसमें से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ये बन गए स्मॉल n, जहां पे स्मॉल n का मतलब है कैपिटल N अपॉन V. कैपिटल N बना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, V बना वॉल्यूम ऑफ द गिवन कंडक्टर विच इज A इंटू L. तो अगर सेम कंडक्टर में से फ्लो होने वाला चार्ज अगर हमें चाहिए तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E. Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, N इंटू E. लेकिन यहाँ पे जो हमें N चाहिए वो स्मॉल n नहीं, क्योंकि कैपिटल N को हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला है, तो ये बनेगा कैपिटल N इंटू E. लेकिन हमें जो डेटा दिया जाता है इस टाइप के, मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर के क्वेश्चन में, वो डेटा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इस फॉर्म में. वो डेटा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इस फॉर्म में, यानी कैपिटल N अपॉन V इक्वल्स टू स्मॉल n इस फॉर्म में. इसलिए मैं कैपिटल N को यहाँ पे रिप्लेस करूंगा V इंटू N से, तो ये बनेगा स्मॉल n इंटू V इंटू E. बस यहां से मैंने स्मॉल n एंड कैपिटल N का एक्सचेंज किया और उसको पुट किया है, बाकी कुछ भी नहीं है. अगेन यहाँ पे जो V है Q इज इक्वल्स टू, ये V की वैल्यू है एरिया इंटू लेंथ, तो ये बनेगा स्मॉल n इंटू A इंटू L इंटू स्मॉल e. वही चार्ज है जो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर से फ्लो हो रहा है. अब अगर मैं यहाँ पे ये जो चार्जेस फ्लो होने वाली है उनकी अगर स्पीड की बात करूंगा तो हमें मालूम है कि अगर चार्ज यहां से निकल के यहाँ पे आ रहा है तो उसको L इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो ये बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, L अपॉन T. बस V होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, T होगा रिलैक्सेशन टाइम, और इसका यूज करके मैं L को रिप्लेस करने वाला हूं, जहां से मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करने को यहाँ पे मिल जाएगी. तो मुझे यहाँ पे चार्ज मिल गया Q इक्वल्स टू NA VD इंटू E इंटू टाउ.
तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर चार्जेस फ्लोइंग थ्रू द गिवन कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। है क्लियर सबको? कुछ भी नई कंसेप्ट एक भी नहीं है, वो स्टार्ट में जो एजम्पशन किया था उसको मैं घुमा फिरा के नए नए इक्वेशन बनाते जा रहा हूं, लेकिन इसमें से हर एक इक्वेशन जो है इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। अगर मैं इसको A से डिवाइड करूंगा तो A कैंसिल हो जाएगा, यानी मुझे करंट मिल गया N इंटू VD इंटू सॉरी करंट का फॉर्मूला होता है Q बाई T, तो यहाँ पे T कैंसिल हो जाएगा, यानी बनेगा N इंटू A इंटू VD इंटू E। यानी मुझे इलेक्ट्रिक करंट का और एक फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट डिफाइन कर सकता हूं I अपॉन N इंटू A इंटू E। ये जो चल रहे बोर्ड पे दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिनको सर्कल कर रहा हूं मैं, एरो लिख रहा हूं, इनको एकदम अच्छे से किसी भी हालत में कितना भी रट्टा मारो लेकिन इनको लर्न करना है, मतलब करना है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार आके गया है पिछले 3-4 साल में। ठीक है, चलो, तो ये करंट मिल गया, करंट के फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में करंट मिल गया। अब इस सेम एक्सप्रेशन से मैं अगर करंट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करूंगा तो करंट डेंसिटी होती है J, एंड J इक्वल्स टू बनेगा I अपॉन A, यानी यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा और मुझे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा N इंटू VD इंटू E। अगेन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी बनेगी J अपॉन N इंटू E। VD बनेगी VD इज इक्वल्स टू J अपॉन N इंटू E। ठीक है, जो भी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बोर्ड पे दिख रही है उसको बहुत अच्छे से देख लो, सब सेम ही है, नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, पिछले सिर्फ आगे का ऐसे मैंने डिराइव किया है, लेकिन ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। हर बार हम इतनी सारी प्रोसेस फॉलो करके डिराइव नहीं कर सकते, आपको इनको लर्न करना है, एक एक डिजिट का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो देख लो स्टेप बाय स्टेप। है क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आज जो है हमने इलेक्ट्रिक करंट एंड उससे रिलेटेड एकदम बेसिक सिंपल बातें जो थी उससे रिलेटेड के पार्ट का डिस्कशन किया है, और इसी के ऊपर का जो पार्ट है हम कल के लेक्चर में 9 AM को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको मोबिलिटी, देन ओहम्स लॉ, देन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करके देने वाला हूं। ठीक है, बिफोर दैट अब लेक्चर खत्म हो गया, सब लोगों को क्या करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा मॉड्यूल है, उसमें कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 तक के, मतलब पूरा कंसेप्ट एप्लीकेशन 1, कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 भी पूरा, एंड उनसे पहले जो भी सॉल्व क्वेश्चंस दिए वो पूरे थ्योरी रीड करके सारे सॉल्व एग्जांपल, दोनों कंसेप्ट एप्लीकेशन आज के आज मुझे कंप्लीट चाहिए टिल इवनिंग। ठीक है, एंड उसके साथ में कैपेसिटर के ऊपर टेस्ट भी है आज शाम को।